आप सभी को जय महाकाल। आप सभी का हमारे आज के क्लासेस में स्वागत है। चलो देखते हैं आज, है ना, सामान्य विज्ञान में आपका वो भौतिकी वाले पार्ट्स में बचा था आपका, है ना। चैप्टर नंबर 2 है आपका, क्या है, ठीक है, तरंग एवं, ठीक है, क्या है, ध्वनि के नियम, ठीक है, ध्वनि के नियम, ठीक है, तरंग एवं ध्वनि के नियम। एक मिनट ना, चलो ठीक है, तरंग एवं ध्वनि के नियम पर आते हैं, है ना। सबसे पहले इसमें आप बात आता है तरंग। क्या होता है तरंग, है, किसको कहते हैं तरंग, क्या होता है तरंग, बताओ। तरंग, है ना, तो तरंग जो है ऊर्जा स्थानांतरण का एक माध्यम है ना, जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है, ठीक है। चलो, ये तो तरंग की बात रही, ठीक है। अब भैया, तरंग को ना दो भागों में बांटा जाता है, तरंग को, है ना, मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, बोल सकते हो, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो आपका यांत्रिक तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग, क्या होता है यांत्रिक तरंग, ठीक है। और दूसरा आपका अयांत्रिक तरंगे, ठीक है, अयांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंगे मतलब क्या बोल सकते हो आप, है ना। यांत्रिक तरंगे मतलब क्या समझते हो, यांत्रिक तरंग मतलब आप, है, यांत्रिक तरंगे मतलब आप लोग क्या समझते हो, ठीक। यांत्रिक तरंग मतलब, है ना, वे तरंग जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो बिना माध्यम के नहीं चल सकता। माध्यम की, देखो, यांत्रिक तरंग वे तरंग होती हैं जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स, ठीक, ये आपका यांत्रिक तरंग कहलाता है, ठीक। और अयांत्रिक तरंगे जैसे कि जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलो वही, ठीक, ये हो गया। अब ये बताओ, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया यांत्रिक तरंग जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या देखो, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग हो गया और ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। और वही आपका ये अयांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बहुत से प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत वे तरंगे आते हैं ना, जैसे ये अवरक्त किरणें हैं, है ना, एक्स किरणें हैं, है ना, ये सब आते हैं, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सब, ठीक। इसके अंदर चलो स्टार्ट करते हैं। यांत्रिक तरंग, है ना, इसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल वेव्स, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तरंग को वेव, है ना। अयांत्रिक तरंग मतलब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो आप, है ना। वही क्या बोलते हैं आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं इसको। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब ठीक, ये हो गया ना, तो चलो अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग को जो समझते हैं, ना। तो याद रखना, क्या, ये तरंग को मैंने बता दिया ना, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम लोग अनुप्रस्थ तरंग को पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग आखिर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला आपका, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, ठीक, अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ऐसी तरंग जिसकी गति के लिए, है ना, जिसकी गति क्या, अनुप्रस्थ तरंग, अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसके बाद बताना, ठीक है। ये जो है ना, श्रृंग और, ठीक है, ये जो तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक, ये आपका श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, ठीक है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं,
समझ में आया? ये है आपका स्प्रिंग और ये आपका गट, तो ऐसे चलती है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया है ना। अच्छा, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिसकी गति माध्यम के कणों के लंबवत होती है, माध्यम के कणों के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना जिसकी गति क्या होती है, माध्यम के कणों के लंबवत, जिसकी गति क्या होती है, माध्यम के कणों के लंबवत होती है, ठीक है, माध्यम के कणों के लंबवत होती है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, है ना, जब हम लोग, ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना, जब लोग हम तालाब में जाते थे ना तो पत्थर मारते थे, है ना, तो जब पत्थर मारते थे ना तो पत्थर से ना आसपास उसके ये ना जो पानी की लहरें होती है ना, वो ऐसे वेव की तरह, मतलब तरंग की तरह ऐसे से लहर मारते हैं ना, हाँ वही है इसका उदाहरण, ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, ठीक। तो पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग, ना पानी में पत्थर मारने पर, पत्थर, ठीक है, पानी में पत्थर मारने पर जो लहरें है ना, लहरें थी, वो इस तरंग का उदाहरण बोल सकते हो आप, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, सेकंड भैया आपका अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं इसको, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव, और इसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ओके। अब देखो अनदर, ये मैंने इसको क्या बोला, देखो ये जो है संपीड़न, है ना, इसके लिए भी हिंट ये देंगे कि जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है वो ना कैसे चलता है, ऐसे, ऐसे चलता है स्प्रिंग की तरह, मतलब संपीड़न विलयन के रूप में आगे बढ़ता है ये, है ना। तो बताएं, जिसकी गति माध्यम के कणों के लंबवत होती है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और जिसकी गति माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, ये देखिए ऐसे जा रहा है ना, जबकि वो कैसे, ऐसे, ऐसे मतलब लंबवत जा रहा था ना वो, ठीक है, लेकिन ये कंपन करने की दिशा के समांतर है। तो चलो इसका क्या बताएंगे, ऐसी तरंग, है ना, जिसकी गति माध्यम के कणों की, है ना, जिसकी गति, ठीक है, माध्यम के कणों के, ठीक है, कंपन करने की दिशा, कंपन करने की दिशा के समांतर, समांतर होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, ठीक है, ठीक, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। तो ऐसी तरंग जिसकी गति माध्यम के कणों के, है ना, कंपन करने की दिशा के समांतर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इसका एग्जांपल्स क्या है, तो इसका एग्जांपल है क्या, ध्वनि तरंग, ठीक है? ध्वनि तरंग ये बोल सकते हैं आप वायु में उत्पन्न तरंग, ठीक है, वायु में उत्पन्न तरंगे, इस वायु में उत्पन्न तरंगे इसका उदाहरण है, ठीक है, वायु में उत्पन्न तरंगे इसका एग्जाम्पल है। चलो, हाँ, संपीड़न और विरलन, ठीक है, चलो बताता हूँ, है ना, विरलन देखो, विरलन मतलब वीरल, ऐसे, है ना, ठीक है, विरल किसे कहते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम आप पढ़े हैं ना, हाँ, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। जब
और जब माध्यम के कण जब पास पास रहेंगे ना तो उसको संपीड़न बोल देंगे, मतलब सघन माध्यम समझ सकते हो, ठीक। और जब दूर दूर रहेंगे तो विरल माध्यम यानी कि विरलन, ठीक है। चलो ये आपका तरंग एवं ध्वनि के वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, आयांत्रिक तरंगे, ठीक है। आयांत्रिक तरंगों की मैंने क्या बताया था, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। आयांत्रिक तरंगे है ना, मैंने अभी इसकी परिभाषा क्या बताई थी, आयांत्रिक तरंग की परिभाषा मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो ये आपका ये आयांत्रिक तरंग है ना, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। सीधी सी बात, अब मैं विद्युत है ना, इसको और क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब बात करेंगे इसके क्या, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण क्या होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण सबसे पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। मैं ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भैया आपका अनुप्रस्थ होती है। दूसरा है ना, ये उदासीन होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करते हैं, है ना, और इनके पास स्वयं का संवेगों ऊर्जा होता है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है प्रकाश के वेग से गति करते हैं, वेग से प्रकाश के वेग से गति करते हैं। और चौथा ये कि इनके पास स्वयं का संवेग एवं ऊर्जा होता है, ठीक है। संवेग एवं ऊर्जा होती है, ठीक। ये हो गया भैया, ठीक है। थोड़ा सा अब ये बात करें क्या, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी जब विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ ही रहे हैं ना, तो इधर काम आएगा, वो अपन क्या बोलते हैं, एक्स गामा पढ़ेंगे ना, तो उनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जानेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मैं क्या बताने वाला हूँ, तरंग दैर्ध्य ही बताने वाला हूँ कि तरंग दैर्ध्य आखिर होता क्या है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और एक गुण लिख लेना, और ठीक है चलो इसमें बता दूंगा आपको तरंग दैर्ध्य क्या होता है, समझना है, ठीक। एक तरंग में दो समान कलाओं के बीच की दूरी को, ठीक है, ठीक है। एक तरंग है, ये एक तरंग है, ठीक है। और इसमें दो समान बिंदुओं, जैसे कि ये शिखर से शिखर की दूरी, मतलब यहाँ से, ठीक। या गर्त की ही बात कर लो, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि किसी तरंग में दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, जिस समान कला में हो, ठीक, समान कला में है ना, ये ऐसे जाके ऐसे आया फिर से, तो समान कला, है ना। तो शिखर में है यार दोनों, देख लो ये शिखर में, या गर्त कह लो, ये श्रृंग बोलते हैं इसको ऊपर का, और इसको नीचे को गर्त, है ना। तो मैंने यही बोला कि किसी तरंग में दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य, और याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 10 की घात -14 मीटर से, अच्छा, तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापते हैं, ठीक, इसको याद रखना। और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दर्शाते हैं, ठीक। और ठीक है, ये 10 की घात -14 मीटर से कितना होता है, 10 की घात
4 मीटर तक होता है, इसको याद रखना। ठीक हो गया ये। अब बात करेंगे इसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति, घड़ी की सुई देखे हो? देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, हर रोज देखते हैं और उसको देख के कॉलेज स्कूल वगैरह वगैरह जाते रहते हैं। ठीक है, अभी इतना बचा है, इतना पढ़ लिए, अभी ऐसा हुआ है, ये कर लिए। ठीक है, तो ये आपका इसमें 3 कांटे होते हैं। एक घंटा वाला, एक मिनट वाला और ये आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो चलो सेकंड वाली को लेके चलते हैं, बाकी 2 को अभी रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे रहता है अपन घड़ी की सुई। और ये अपन सेकंड वाला जो कांटा है ना, ये एक निश्चित समय में निश्चित बिंदु से होकर गुजरता है, ये वाला। ठीक है, तो यही तो बोल रहा हूं मैं कि एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले बिंदु है ना, गुजरने वाले इस बिंदु के चक्करों की संख्या ही आवृत्ति है। समझ में आया? तो ये रहा आपका, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, कोई नहीं, यहाँ पे चलो। ठीक है, ये हो गया ना। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाता है ना। और आवृत्ति को भैया म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, मतलब ये इसका मात्रक है, समझ लो। ठीक है, चलो अब आएंगे इम्पोर्टेंट चीज, है ना। अब बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होते क्या हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निम्न है ना। चलो, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, है ना, ये वाला देखो। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ो, क्या होता है कॉस्मिक किरणें, बताओ क्या होता है कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें ये उच्च ऊर्जा वाला वे, है ना, आवेशित कण होता है जो आकाश में, है ना, जो आकाश में क्या प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा पूछे गए हैं, है ना, ये भी पूछे गए हैं शायद। ठीक है, ये उच्च ऊर्जा वाला आवेशित कण होता है जो अंतरिक्ष में, है ना, प्रकाश के वेग से गति करता है या गमन करता है, जो भी है। ठीक, ये कॉस्मिक किरणें कहलाते हैं। ठीक, चलो अब इसके लिए ना मैं सबसे पहले आपको ना थोड़ा से आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य को अभी बताया था ना, वहीं पे नोट कर लेना चाहिए था एक चीज, है ना। कुछ अभी मैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बताऊंगा, उनको पहले, है ना, उनको पहले लिखें, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखें, ना, या तो फिर इसको बता देता हूँ उसके बाद बताऊंगा उसको। कैसे बताओ, किसको पहले करें, जल्दी बताओ यार। जल्दी बताओ, कैसे, किसको करें। चलो अब तक तो सोचते सोचते ये सब हो गया था, चलो बता देता हूँ। विकिरणों की आवृत्ति परास की घटती क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, विकिरणों के आवृत्तियों के घटते क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, घटते क्रम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, 10 से 15 बार आ चुके हैं शायद अभी तक, ज्यादा भी शायद नहीं, और आ चुके हैं, है ना, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ठीक है,
गामा किरणें जो है वो बड़ा होता है किससे, है ना? जो आपका गामा किरण है ना, वो बड़ा होता है एक्स किरणों से, ठीक है? एक्स किरणों से, ठीक? और गामा एक्स किरणें जो बड़ा होती है ना, वो है आपका पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से, ठीक? और आपका जो पराबैंगनी किरणें हैं वो बड़ा होता है दृश्य किरणों से। किससे? दृश्य किरणों से, ठीक? और आपका जो ये दृश्य किरण होता है ना, ये वो बड़ा होता है आपकी किससे? अवरक्त, अवरक्त किरणें। वही अवरक्त किरणें है ना जिसको आप लोग कहाँ रात में फोटो खींचने के लिए उपयोग करते हो, वो वाला, ठीक है? ये हो गया अवरक्त किरणों के लिए, किरणों से बड़ा होता है, ठीक है? दृश्य किरणें बड़ा होता है किससे? अवरक्त किरण से। और अवरक्त किरण किससे बड़े होते हैं? सूक्ष्म तरंगों से, है ना? सूक्ष्म किरणें बोल सकते हो, सूक्ष्म तरंगे बोल, अब जिस जो मन लगे, ठीक है? वो सूक्ष्म किरणें या सूक्ष्म तरंगे से बड़ा होता है। और ये सूक्ष्म तरंग किससे बड़ा होता है? रेडियो तरंग से, ठीक है? ये किसके किसके क्रम में बता रहा हूँ, बताओ? रेडियो तरंग, ठीक है? अब ये बताओ किसके क्रम में बताया है मैंने इसको? तो इसको मैंने बताया है आपके आवृत्तियों के घटते क्रम में, ठीक है? किसके क्रम में बताया मैंने? आवृत्तियों के घटते क्रम में, ठीक है? अब ठीक है, अब मैं किसमें बताऊंगा आपको? अब बताऊंगा विकिरणों की, विकिरण की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम, ठीक है? ये विकिरण के तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में पढ़ेंगे अब, है कि नहीं? तो चलो इसके लिए बता देता हूँ। चलो इसमें दीर्घ तरंगे या दीर्घ रेडियो तरंगे ये बड़ा होता है, ठीक है? दीर्घ तरंगे बड़ा होता है किससे? सूक्ष्म तरंगे से, ठीक है? सूक्ष्म तरंग से बड़ा होता है दीर्घ रेडियो तरंग। सूक्ष्म तरंग किससे बड़ा होता है? अवरक्त किरणों से, अवरक्त तरंग, अवरक्त किरणें, इनसे बड़ा होता है भाई, ठीक? अवरक्त किरणें किससे बड़ा होता है? दृश्य किरणों से, ठीक है? दृश्य किरणों से बड़ा होता है, ठीक है? और दृश्य किरणें किससे बड़ा होता है? पराबैंगनी, ठीक है? पराबैंगनी किरणों से बड़ा होता है, ठीक? और पराबैंगनी किरणें क्या, ठीक है? पराबैंगनी किरणें किससे बड़ा होता है? ठीक है, आपका जो पराबैंगनी किरणें है ना, वो किससे बड़ा होता है? तो पराबैंगनी किरणें किससे बड़ा होता है, बताओ? एक्स किरणों से। किस मामले में? तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, ठीक है? एक्स रे बोलते हैं उसको, एक्स किरण। पता है किसमें होता है इसको भी? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, क्रिस्टल संरचना का पता लगाने में, है ना? वही तो है, ठीक ठीक। एक्स किरणें में, ठीक है? एक्स किरणें से बड़ा होता है कौन? सॉरी, मैंने अभी तक एक्स किरणें और किससे बड़ा? गामा किरणों से, ठीक है? गामा, ठीक है? मतलब समझो तो आप इसके, है ना, इसके उल्टा ही है ये, है कि नहीं? देखो यहाँ गामा किरण सबसे पहले है तो इधर लास्ट में है, उसके बाद एक्स किरण इधर सेकंड लास्ट में है तो इधर भी, है ना? इधर सेकंड लास्ट में है तो उधर सेकंड में है ना? चलो बढ़िया है, ठीक है? तो इसको समझ जाओ थोड़ा सी।
कहीं पे और डाउट वगैरह हो तो भैया कमेंट कर दो और आप लोग बता दो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो अपन विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ेंगे बोल रहे थे उसको, ठीक है। करें स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। टन 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 टन। चलो, गामा किरण क्या आता है? गामा किरण इसकी तरंग दैर्ध्य क्या? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, उसको गामा किरण है। वाह, बहुत बढ़िया, अति शानदार। और आवृत्ति के हिसाब से परिभाषा होता है इसका। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, अच्छा है, रहना चाहिए अभ्यास, ध्यान देना। पहला क्या पढ़ेंगे हम? गामा किरणें, गामा रे बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या आता है गामा किरणें? तो गामा किरणें, है ना, इसके, है ना, प्रत्येक, मैं जितने भी ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, जितने भी बता रहा हूँ, गामा किरणें पढ़ेंगे, एक्स किरणें, जितने भी किरणें पढ़ेंगे हम लोग, उसको हम लोग 3 चरण में या 4 चरण में ऐसे लिखेंगे। सबसे पहला, खोज किसने किया, सन कितना में किया, ये पढ़ेंगे। दूसरा, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, ये जानेंगे, ठीक है। इसकी आवृत्ति जानेंगे, ठीक है। और खोज तरंग आवृत्ति गुण, क्या गुण है ये पढ़ेंगे, ठीक। और गुण के ही और उपयोग, ये चीजें पढ़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है भाई। गामा किरण, इसकी खोज किसने किया? तो गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल ने किया, ठीक है। हेनरी बैकुरल नामक एक वैज्ञानिक है, उसी ने किया था 1800 कितना में, 96 में, ठीक है। 1896 में किया। इसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है मैंने बताया, कितना बताया? 10⁻⁻14 मीटर से, है ना, कितना, 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, ठीक। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? बताओ, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? हाँ, कितना होता है इसकी आवृत्ति? 10⁻20 मीटर 20 हर्ट्ज में मापते हैं ना, आवृत्ति को याद रखना, हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है, ठीक। अब इसके गुण की बात करेंगे, याद रखना। तो ना, ये गामा किरणें होती है ना, इनके पास ये, है ना, द्रव्यमान नहीं होती, इनका कोई वजन नहीं रहता, ठीक है। तो गामा किरणें द्रव्यमान रहित होती हैं, ठीक है। इसकी गति, ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, है ना, द्रव्यमान रहित किरणें हैं, ठीक है। द्रव्यमान रहित ऐसे नहीं लिखाते हैं ना, द्रव्यमान रहित किरण है ये, ठीक। दूसरा ये कि, और इनके पास ना, ठीक है, इनके पास स्वयं का ऊर्जा वेग वगैरह होते हैं, क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है ना, ठीक। और इनकी जो गति और वेग है ना, ठीक है, इनकी गति और वेग, इनकी गति एवं वेग प्रकाश की गति एवं वेग के बराबर होते हैं। प्रकाश की गति एवं वेग, प्रकाश की गति एवं वेग के बराबर होते हैं, ठीक। तीसरा कि इनकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है और आयनन क्षमता कम होती है, ठीक। ये तीसरा है, ठीक है। इनकी भेदन क्षमता अधिक, ठीक है, याद करते जाना इसको, है ना। बस कई लोग क्या करते बताओ, नोट बना रहे हैं, बस लिखते बस हैं, फिर उसको घर में जाके, तो सुनो, जब लिखते हो ना, तो ऐसा लिखा करो कि यहाँ छप जाए, ठीक है। ना कि सिर्फ छपाई मशीन तो हो नहीं आप, है ना,
हम लोग मनुष्य हैं ना, एआई से भी खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया? हमने बनाया, है ना। हम मनुष्य ने तो बनाया ये सब, नेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबको, ठीक है। तो भैया आपको ऐसे लिखना है, ऐसे रीडिंग करना है, ऐसे राइटिंग स्पीड बढ़ानी भी है, वो तो बात की बात है ना। स्पीडिंग आपका जो राइटिंग है ना उसको भी थोड़ा तेज करो, लेकिन पढ़ा करो, मतलब जो लिखते हो ना तो लिखते लिखते पढ़ा करो, ताकि ना आपको और एक्स्ट्रा मतलब घर में और मत पढ़ना पड़े, ठीक है। आपको घर पर पढ़ना मत पड़े, सीधा आप पढ़ते जाओ, ऐसे ही पढ़ते जाओ, कि लिखते जाओ पढ़ते जाओ, याद हो जाए, बस घर में जाकर रिवाइज करने को बचे। ये है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। चलो, तो इनकी भेदन क्षमता अधिक, ठीक है, भेदन क्षमता अधिक एवं, ठीक है, इनकी भेदन क्षमता अधिक और आयनन क्षमता कम होती है, ठीक है, आयनन क्षमता कम होती है, ठीक। चौथा ये कि भैया ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या विक्षेपित नहीं होता है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता ये, ठीक। ये है स्मार्ट, देखो, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। बस आप लोगों के सामने सुगंधित भोजन ला दो कई लोगों के सामने, ठीक है। भैया धन पूछो ऐसे टूट पड़ेंगे भोजन पे कि कभी सालों से खाया नहीं है ना। लेकिन ये बहुत स्मार्ट है, गामा किरण, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, सोचो, ठीक है। चलो, इस पे सोचना नहीं है, बस पढ़ना है, ठीक। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि गामा किरणों की खोज किसने की? हैरी बैक्यूरेल नामक एक वैज्ञानिक है, उसने किया, ठीक है। और इसने क्या किया? खोज किया कितने में? सन 1896 में। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर, ठीक। आवृत्ति कितने है इसका? 10 की घात 20 हर्ट्ज से 10 की घात कितना? 18 हर्ट्ज तक ना, ठीक। उसके बाद इसके गुण की बात करेंगे, ठीक। तो इसके गुण ये है, पहला ये हमने बताया कि किरणों में द्रव्यमान नहीं रहता है, ठीक। दूसरा ये बताया हमने कि इनकी जो गति है वो प्रकाश और वेग के बराबर होती है ना, प्रकाश के वेग एवं गति के बराबर होते हैं। जितना है ना गति और वेग से प्रकाश ना, जो किरण है ना, प्रकाश का किरण, वो आगे बढ़ता है, उतनी ही गति से ये गामा किरणें बढ़ती है, ठीक। तीसरा हमने ये बताया कि इनकी जो भेदन क्षमता है ना, वो अधिक होती है और आयनन क्षमता कम होता है, ठीक। चौथा ये बताया हमने कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, ठीक है। चलो, अब इसके उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या कहाँ कहाँ करते हैं इसका उपयोग, है ना, नाभ की संरचना का पता लगाने में। चलो लिखो, लिखो भाई, नाभिकीय ऐसे लिखा है, नाभिकीय, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, और दूसरा कैंसर के उपचार में या इलाज में, ठीक है। कैंसर के उपचार में, ठीक। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर रफ करते हैं, ठीक है। ज्यादा रटना नहीं है, रटना ही नहीं है, सीधी तो समझ समझ के पढ़ना है, ठीक। चलो हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं कि ठीक है। चलो, ये आपका गामा किरण से हम लोग बना देंगे इसको एक्स किरणें, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं हम आपके एक्स किरणों पे। एक्स किरणें की खोज किसने किया? तो एक रोंटगेन नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। कौन? रोंटगेन, रोंटगेन लिखो, चलो,
रोंटगन नामक एक वैज्ञानिक था। इन्होंने भैया 1895 में किया था और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लिखी, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस खोज के लिए, इस एक्स किरणों की खोज के लिए उन्हें 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इसी भाई साहब को लिए मिला था, ठीक है। ठीक है, तो आपके एक जानकारी से बताओ, दो दो तीन तीन जानकारी मिल गए है ना। ठीक है, तो इसके लिए लाइक ठोको ना यार, लाइक दो भैया, लाइक। ठीक है, चलो समझ में आया कि इसको, है ना, यही एक्स किरण की खोज के लिए 1901 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था एक्स किरण की खोज के लिए। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर से 10 की घात माइनस 8 मीटर तक होता है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति कितना होता है, 10 की घात 18 मीटर से 10 की घात 16 मीटर तक। सॉरी, हर्ट्ज में मापते हैं ना, सॉरी मीटर नहीं, हर्ट्ज में, हर्ट्ज से हर्ट्ज तक। ठीक है, 10 की घात 18 हर्ट्ज से 10 की घात 16 हर्ट्ज तक। ठीक, अब एक्स किरण का दो ही गुण बताऊंगा। ठीक है, पहला गुण ये कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देता है। ठीक है, कर देता है। दूसरा, गैसों को, ठीक है, आयनित कर देता है। ठीक है ना। अब उपयोग, ठीक है, और इसका उपयोग क्या है कि ना, ये इसका उपयोग पहला, शरीर के आंतरिक भाग को देखने में, सही है कि नहीं, मतलब इसकी टूटा है हड्डी तो उसको देखते हैं ना, आंतरिक भाग को देखने में, है ना, आंतरिक भाग को देखने में, जैसे कि हड्डी वगैरह टूट गया है तो उसको देखते हैं, तभी तो पता लगाते हैं ना कि हड्डी टूट गया है कि थोड़ा सा बचा है कि थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे करिए। दूसरा ये कि क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में, ठीक है, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर से फिर नोट करो यार इसको जल्दी से। चलो नोट कर लीजिए इसको, तो नोट कर लिए ना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्स किरण की खोज किसने की भैया, कोई रोंटगन नामक वैज्ञानिक है ना, और वही रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने इस किरण की खोज की है। ठीक है, और अच्छा ये बताओ, ये एक्स किरणें कहाँ से निकलती हैं, तो इसका स्रोत बता देते हैं, कहाँ से, कठोर धातु से। ठीक है, कठोर धातु से। ठीक है, किसका स्रोत है, कठोर धातु का। ठीक है, चलो फिर से आप एक और किरण लेके आते हैं फिर। रफ कर रहा हूँ ना। चलो यार, अच्छा नहीं दिखते हैं ना, इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का भी गुण वही था ना, तो नहीं मिटाना चाहिए था। ठीक है, हो गया तो घर से, चलो ठीक है। अब जो पढ़ने वाला है ना अभी, क्या, पराबैंगनी, इसका हेडिंग डालो, परा बैगनी किरणें, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें क्या होती है, पराबैंगनी किरणें बताओ भाई, क्या होती है पराबैंगनी किरणें। वही जो प्रकाश से निकलता है ना। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें को खोज किसने की, तो पराबैंगनी किरणों की खोज विलियम हर्शल नामक कोई वैज्ञानिक है, उसी ने 1801 में किया था। चलो
किसने किया इसकी खोज? तो विलियम हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक है, विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया। कितना में किया? तो सन 1801 में किया। ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो भैया इसका तरंग दैर्ध्य होता है 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -7 मीटर तक। ठीक है। इसकी आवृत्ति कितना होता है? 10 की घात, है ना, कितना से? 10 की घात 16 मीटर से हर्ट्ज से ना, हर्ट्ज से 10 की घात 14, है ना, है कि नहीं? 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, समझ में आया ना? 10 की घात 16 हर्ट्ज से 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। और इसका गुण क्या है? इसका गुण क्या है इसको जानते हैं? ये जो पराबैंगनी किरणें है ना, ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें जो क्या करते हैं बताओ? अच्छा, आसमान मतलब जब सूर्य उगा रहता है और उसको बहुत देर तक ऐसे करके देखते हो तो क्या ऐसे ऐसे, है ना, होता है ना? तो ये पराबैंगनी किरणों को ना बहुत देर से ऐसे देखने से ना मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है, ऐसा लगता है ना, मोतियाबिंद नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये इसके क्या है हानिकारक है, अभी और बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको सुनना। ठीक, तो पहला क्या मैंने बताया था ना कि इनका गुण, एक्स किरणों का गुण और इसका गुण थोड़ा सा सेम है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है ये, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दोनों लिख लेना, ठीक, गैसों को आयनित कर देता है, ठीक है, गैसों को क्या कर देता है? आयनित, गैसों को आयनित कर देता है। तीसरा नया लिखना कि इसका जो तरंग दैर्ध्य रहते हैं ना वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होते हैं, मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश से कम होते हैं, है ना, इसका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी रंग के, बैंगनी रंग के प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से कम, ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश से कम होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में करते हैं बताओ? इसका उपयोग पहला तो रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है, रोगाणु एवं कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, सेकंड ये कि फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, ठीक है, किसका पता लगाने में? फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। ठीक है, तीसरा ये, आप जानते हो प्रकाश किरणें जब आता है ना उसमें पराबैंगनी किरणें रहते हैं ना, यही है। ठीक है, गर्म धातु से, ठीक, जो ये वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है ना वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जानते हो ना ये चीज? ठीक, ठीक है, तो ये पराबैंगनी जो किरणें होती है ना उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को जो क्या बोलते हैं वायुमंडल होता है ना अपना, वो प्रकाश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ये जो ओजोन परत है ना वो प्रदूषण से ना दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है ओजोन परत पे, जिससे है ना, यही तो है जो ज्यादा धूप लगता है उसके, यही तो कारण है अभी, समझ में आ रहा है? हाँ, और ना पहली बार जो है ओजोन परत में छिद्र, मतलब छेद हो गया था ऐसे बोला जाता है, मैं सुना है कहीं या पढ़ा हूँ, अंटार्कटिका में पहली बार वहां पे ओजोन परत में छिद्र देखा गया है। ठीक है, हाँ, चलो, ठीक,
अब इसका हानिकारक प्रभाव मैंने बताया था, पराबैंगनी किरणें का से क्या-क्या हानि हो सकता है ये। तो यहाँ पे लिख दो इसको, हानिकारक, ठीक है। पहला क्या, पहला क्या देखो, पहला ये कि इससे उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। दूसरा ये कि इससे त्वचा को कैंसर हो सकता है, ठीक है, इससे त्वचा को कैंसर हो सकता है, ठीक है, पर हो सकता है। और तीसरा क्या कि वही जो बताया था ना कि पराबैंगनी किरणों को मतलब जो सूर्य के प्रकाश से आती हुई किरणें है ना, उसको लगातार देखने से मोतियाबिंद हो जाता है, ऐसा बताया था ना मैं, ठीक है। लगातार देखने से क्या हो जाता है, मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है भैया, रोग की डर, है ना, मोतियाबिंद नामक रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इतना, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका जो ओजोन परत है वो कहाँ मिलता है ना, तो समताप मंडल है, वहां पे ओजोन का एक परत होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं ओजोन परत, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन परत कहते हैं उसी को, ठीक है, चलो, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन परत कहते हैं, है ना। चलो अब अवरक्त विकिरण पढ़ेंगे, यहाँ लिख लिए, रफ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ठीक, चलो, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण, ठीक है, अवरक्त किरण, आप जो जो बोलना चाहो आप। अच्छा ये बताओ अच्छा, सॉरी, है ना, मैंने एक चीज गलत लिखवा दिया है आप लोगों को, क्या, जो पराबैंगनी किरण किरण है ना, सॉरी, है ना, वेरी वेरी सॉरी, सॉरी यार, वो जो मैंने लिखा है ना, क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, तो ना विलियम हर्शेल ने सिर्फ साक्ष्य दिया था, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है उसने बस बताया था, ठीक, लेकिन असल में खोज उसने नहीं किया था, किसने किया था, रीटर नामक एक वैज्ञानिक ने, उसने किया था 1800 में इसकी खोज, इसकी पराबैंगनी किरणों की खोज, ठीक है, तो इसको, है ना, स्टार बना के लिख लेना, क्या लिखना, कि बस उसने साक्ष्य दिया था विलियम हर्शेल ने कि ये चीज ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने खोज क्यों नहीं दिखा, है ना, खोजा ही नहीं था, ठीक, लेकिन विलियम हर्शेल ने अवरक्त विकिरण की खोज की, ये हम जानते हैं, ठीक, सॉरी, ठीक है, तो इसकी खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, उसको तुरंत बदलो, अभी अभी काट के बदल दो अभी, है ना, ताकि बाद में आपको याद रहे, विलियम हर्शेल, ठीक है, विलियम हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक है भैया, उसने किया था इसकी खोज, ठीक, ये, ठीक है, विलियम हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक था, उसने किया था अवरक्त विकिरण की खोज, और इसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है ना, अवरक्त किरण की खोज कितना होता है बताओ, मतलब सॉरी यार, क्या यार, अवरक्त किरण का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो इसका होता है 7.8 गुणा 10 की घात -7 मीटर से, है ना, 10 की घात -3 मीटर तक होता है, ठीक, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, कितना होता है बताओ, 10 की घात 12 मीटर से
10 की घात माइनस माइनस में कुछ नहीं होता है ना। ये जो आवृत्ति है ना वो माइनस में नहीं है, प्लस में। अगर कहीं पे धोखा से अगर फिर माइनस लिखा देंगे तो उसको प्लस कर लेना। क्या है, हो जाता है। हम ऐसे ही मनुष्य है यार, ठीक। भले ही हम मनुष्य ने एआई जैसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य से गलती होती है, ठीक है। जब मशीन से हो सकता है, जो जिसने मनुष्य ने जिस मशीन को बनाया उससे, तो हम तो फिर मनुष्य ही है भाई। तो सॉरी फिर से एक बार, है ना, उसके लिए। विलियम हर्शेल ने सिर्फ साक्ष्य दिया था पराबैंगनी किरणों के लिए, है ना, उसने खोजा नहीं था, ठीक। लेकिन अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने ही किया था, ठीक है, ठीक। आवृत्ति कितना, 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की घात -10 हर्ट्ज तक होती है, ठीक। इसका गुण ये है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करता है ना। सब में मैंने आपको क्या लिखाते आया हूँ कि करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो अवरक्त किरण है ना वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं। दूसरा गुण ये अपने साथ ऊष्मा का वहन करती है, ठीक है, अपने साथ ऊष्मा को लेकर चलती है, ठीक है, याद रखना इसको। ऐसा कौन सा किरण जो अपने साथ ऊष्मा का वहन करती है, तो अरक्त अपने साथ ऊष्मा का वहन करती है, ठीक। तीसरा क्या है अब, तीसरा कि इसका जो तरंग है वो लाल रंग के प्रकाश से भी अधिक होता है, ठीक है। इसका जो प्रकाश है वो लाल रंग के प्रकाश से अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश से अधिक होता है, ठीक है। ठीक है। और इसके उपयोग की बात करते हैं। पहला उपयोग ये कि जो टीवी होता है तो टीवी के रिमोट नियंत्रण में, ठीक है, रिमोट नियंत्रण में टीवी में, ठीक है, रिमोट नियंत्रण में। सेकंड, बहुत दूर दूर तक सिग्नल पहुंचाने में, दूर दूर तक सिग्नल भेजने में, ठीक है, सिग्नल भेजने में। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इनकी जो भेदन क्षमता है वो अधिक होने के कारण, इसको नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक, इसको केवल सुन लो, लेकिन यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है वो कि इनका जो भेदन क्षमता है ना, ठीक है, इनकी भेदन क्षमता है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, कोहरे या धुंध में, है ना, अंधेरे में फोटोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद सुनो, और ये समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे अब, हर्ट्ज जानते हो, लघु रेडियो थे, जल्दी से नोट करो पहले, हाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना सबको, चलो। ठीक है, आशा है आप सभी लोग ये कर लिए होंगे इसको, चलो रफ करें अब, रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो है ना, अगला क्लास कल, ठीक है, तब तक के लिए जय महाकाल, इंतजार कीजिए अगले क्लास का।